नमस्कार दोस्तों, साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हॉरर फिल्में वैसे तो हॉलीवुड में बहुत बनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बड़ी खास बात थी। इस फिल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा था, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। यह आधारित थी एनालिस मिशेल की कहानी पर। दुनिया के इतिहास में एक्सॉर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना। एनालिस मिशेल ये लड़की थी जिसका जन्म हुआ था साल 1952 में वेस्ट जर्मनी में। जब ये 16 साल की थी, एक दिन स्कूल में ये अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके दोस्त बताते हैं कि जब ये बेहोश हुई तो ये 1-2 मिनट के लिए बड़ी ही अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी। उस शाम को जब वो अपने घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने गई तो रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि बॉडी के ऊपर एक बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात। लेकिन फिर अगले कई हफ्तों महीनों तक कुछ नहीं होता, अंटिल 1 साल बाद एक बार फिर से ऐसा ही इंसिडेंट होता है और इस बारी एनालिस के पेरेंट्स को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। द सन अखबार ने रिपोर्ट किया कि जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए तो ना तो डॉक्टर को ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस में। लेकिन फिर करीब 1 साल बाद और फरवरी 1970 में एनालिस को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस बार जब वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से इसे सीजर्स हो रहे हैं। अब वैसे तो ये कोई इतनी रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बड़ी ही खतरनाक हेल्यूसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो किसी और को नहीं सुनती थी। उसके सर में कुछ आवाजें जो उसे बार बार कहती थी कि वो शापित है। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक टाइप की प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एनालिस ये एक दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो एक चिड़िया को भी खा गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि वो एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करें। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है किसी के शरीर के अंदर से किसी शैतान की आत्मा बाहर निकालना रिलीजियस प्रोसीजर्स करके। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहते हैं। ऐसा कहा गया कि एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम के बेटे जिन्होंने अपने भाई एबल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और 6ठा वैलेंटीन फ्लाइशमान, 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस। एनालिस मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ये एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Ja, ich lache für die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen und so. Nein, mir kurz. Mal mir kurz. Oh, so gerne will er nicht. Die Ruhe gibt nur da oben. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen. Die Trübe weißt du variiert. Den verdammt. एनालिस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है, लेकिन ये इकलौता नहीं है। 10 साल पहले एक अमेरिकन आदमी अपने होटल के कमरे में बेहोश पाया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका होश वापस आया तो उसने अचानक से स्वीडिश भाषा बोलनी शुरू कर दी। जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो पता चला इस आदमी का नाम था माइकल बोटराइट। लेकिन जब उससे पूछा गया उसका नाम क्या था, वो कहता है कि मेरा नाम था योहान एक। Bizarre medical mystery out of Palm Springs. Navy veteran wakes up one morning speaking only Swedish, no memory of his past. एक अमेरिकन आदमी बेहोशी के बाद अचानक से कैसे स्वीडिश भाषा में बात करने लग गया। एनालिस मिशेल कैसे ये शैतान की आवाजें अपने मुंह से निकालने लग गई। क्या सही में उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई थी? आइए समझते हैं इन रहस्यों को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आज के इस वीडियो में।
इंग्लिश में कहा जाए तो डीमनिक पोजेशन, हिंदी में कहा जाए तो किसी भूत प्रेत का आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेना। इस सब के पीछे असली कारण होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना तो शायद आपने फिल्में देखी हो जिसमें इसे दिखाया गया है। अपरिचित, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फाइट क्लब या साइको। जैसा कि ये नाम कहता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि किसी एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन ये हो कैसे सकता है, इसे समझने के लिए हमें इस नाम का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, क्योंकि अब इस मेंटल कंडीशन को एक नया नाम दिया गया है, DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता होगा, आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, लेकिन डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है। फेमस शायर निदा फाजली ने एक बार लिखा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस शायरी का एक्चुअली में एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है, जब उसके पास नॉलेज और स्किल की सख्त कमी होती है। तो हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी है, थोता चना बाजे घना। लेकिन बेवकूफ होना और इंटेलिजेंट होना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हुआ। ये डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब किसी इंसान को लगे कि वो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन असलियत में वो सेल्फिश है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई इंसान किसी चीज में बहुत अच्छा है लेकिन उसे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो नंबर 1, आप वो इंसान जो असलियत में हो। नंबर 2, वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। ये हो गई आपकी सेल्फ इमेज। नंबर 3 है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! लेकिन डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा, अपार्टमेंट में जो चौकीदार हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुमसे बड़े हैं, उनको तुम सम्मान से नमस्ते करो। तो उनके बेटे के लिए आइडियल सेल्फ क्या रहेगा? हम्बल और नॉलेजेबल होना। अब यहां पर अगर किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी आदमी की नंबर 2 और नंबर 3 की पहचान एक दूसरे से बहुत मिलती हो तो उसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा, कॉन्फिडेंस काफी ऊपर होगा। क्योंकि ये बात सिर्फ एक सवाल पर आकर अटक जाती है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो। क्या आप जब भी मेट वाली गीत की तरह हो? तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते? Why do I hate myself so much? सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ और सेल्फ एस्टीम। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इन 3 हिस्सों से बनता है और ये 3 हिस्से बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करते हैं। हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारा आसपास का माहौल कैसा है, हम किन चीजों को लेकर प्राउड फील करते हैं, किन चीजों से हम एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हमारे रिग्रेट्स क्या हैं, हमारे सीक्रेट्स क्या हैं, हमें किन चीजों से डर लगता है, क्या हमारे डिजायर्स हैं, क्या हमारी फैंटेसीज हैं। ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई इंसान बहुत खुश दिखे लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड और लोनली फील करता हो। जैसे कि काइफी आजमी ने लिखा था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिलीजियस हो लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान में विश्वास ना करता हो सकता है बाहर से कोई इंसान बहुत ही रिस्पेक्टफुल और हम्बल हो और लोगों को लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बॉस को लेकर या परिवार के किसी सदस्य को लेकर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरी हो। बायोलॉजिकली ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक आदमी का हो लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक औरत है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक औरत का हो लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता हो कि वो एक आदमी है। तो बात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी पहचान और हमारा माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। कई बार ये होता है कि हमारी अलग अलग पहचानें अलग अलग पर्सनैलिटीज में डिसोसिएट कर जाती हैं। इन अलग अलग पर्सनैलिटीज को ऑल्टर्स कहा जाता है। एक इंसान के 2 ऑल्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 20 ऑल्टर्स भी हो सकते हैं। एक फेमस केस है किम नोबल का, जिसकी 100 से ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। हर एक का अलग नाम, अलग उम्र, अलग जेंडर आइडेंटिटी, अलग टेम्परामेंट, अलग बॉडी लैंग्वेज, इवन दिमाग के अंदर अलग अलग मेमोरीज। आमतौर पर कुछ हद तक बहुत से नॉर्मल लोगों में भी अलग अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जब वो समय बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू जब वो समय बिताते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बात करने का ढंग, इमोशनल टॉलरेंस सब बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन आप किसके साथ
बात हो। लेकिन इस DID बीमारी में ये चीज एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। ना सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर, बल्कि आपका नाम भी बदल जाता है, आपकी उम्र भी बदल जाती है। कुछ लोगों के केस में अलग अलग मेमोरीज भी फॉर्म होने लग जाती हैं दिमाग में। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि वो अपने माइंड को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं।